नमामि दर्शकों। तो अभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने आईआईटी जैम 2025 दिया लेकिन उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिले, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आईआईटी जैम 2026 की नए सिरे से शुरुआत करना चाहते होंगे। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरीके से आईआईटी जैम 2026 के लिए तैयारी करनी चाहिए, किन किन बातों का, किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना चाहिए और किस वे में, किस पैटर्न में आपको आगे जाना चाहिए। ये पहला पॉइंट आता है कि आपको देखना है कि सिलेबस क्या है। इसके लिए आप आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे सिलेबस चेक कीजिए उन्होंने क्या सिलेबस मेंशन कर रखा है और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम अच्छे से तैयारी करने के चक्कर में हर टॉपिक, हर चीज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें सिलेक्शन नहीं देती। जैसे मान लीजिए अगर आपने सिलेबस कवर करने की कोशिश की और आपने सारे टॉपिक्स पढ़ डाले, हो सकता है लास्ट में आपके पास टाइम ना बचे, आपके पास क्वेश्चंस लगाने का टाइम ना बचे, आप सिलेबस करने में ही रह गए और आपके पास अब टाइम ही नहीं है आप पीवाईक्यू कर सकें, मॉक टेस्ट दे सकें। जैसे कि आपने सिलेबस नहीं देखा आईआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे और आपने केमिस्ट्री की बात करें तो सॉल्यूशंस कर लिया, और आपको लास्ट में पता लग रहा है कि जो आपने सिलेबस किया उसमें जो सॉल्यूशंस आपने किया वो तो आईआईटी जैम के सिलेबस में मेंशन ही नहीं है, यानी आपको वो पढ़ना ही नहीं था सिलेक्शन के लिए, तो आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमें टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करने के लिए हमें पहले देखना चाहिए कि आपकी आईआईटी जैम की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर सिलेबस क्या मेंशन कर रखा है। तो सिलेबस चेक करना एक सबसे अंडररेटेड लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न को चेक कीजिए। देखिए, आईआईटी जैम की जो परीक्षा होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, वो 3 पार्ट्स में बटी हुई होती है। उसका जो आईआईटी जैम का क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में बटा हुआ होता है। पहला पार्ट है एमसीक्यू, सेकंड पार्ट है एमएसक्यू और थर्ड पार्ट है एनएटी। तो बात करें अगर एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन। एक के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, एक के लिए 2/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि आपका किस पैटर्न में क्वेश्चन पेपर आएगा। फिर आता है एमएसक्यू। एमएसक्यू में आपका जो कोई पार्शियल मार्किंग आपको नहीं मिलती है, आपको मल्टीपल चॉइसेस करनी होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई पार्शियल मार्किंग नहीं मिलती है। जैसे आपका क्वेश्चन का राइट आंसर था 3 ऑप्शंस, उनमें से 2 ऑप्शंस आपके सही हैं, एक गलती से गलत हो गया तो वो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको कोई पार्शियल मार्किंग नहीं मिलती, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद थर्ड पार्ट में होते हैं एनएटी। यहाँ पे ज़्यादातर, जैसे केमिस्ट्री की बात करें तो एनएटी में ज़्यादातर क्या होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको जैसे किसी ब्लैंक में डालना होगा और जिसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखना होगा। वहाँ आप प्लस माइनस की भी गलती कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आपकी प्रैक्टिस से सही होंगी। तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न पहले समझना चाहिए और उसके बाद अपनी तैयारी कंटिन्यू करनी चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो है पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट और बुक्स की अरेंजमेंट करना। तो सबसे पहले जब आप तैयारी करने बैठ ही रहे हैं तो सबसे पहले अपने पीवाईक्यू निकाल के रख लीजिए, फिर मॉक टेस्ट का जुगाड़ कीजिए। जैसे मेरे सीनियर्स ने मुझे मॉक टेस्ट का एक पूरा बंडल दिया था, तो उसी प्रकार आपके सीनियर से बात कीजिए या फिर आपके कोई और नोन में बंदे हैं जिन्होंने आईआईटी जैम की तैयारी की है तो उनसे मॉक टेस्ट ले लीजिए, उनसे टिप्स ले लीजिए। उसके बाद बुक्स, आपको कौन कौन सी बुक से टिप्स लेने हैं, कौन कौन सी बुक्स आपका सिलेबस कवर करती हैं, कौन कौन सी बुक्स आपके आईआईटी जैम के एग्ज़ाम में हेल्पफुल हैं, वो सब आप कलेक्ट कर लीजिए। मटेरियल कलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। अगर आप चाहते हैं कि आईआईटी जैम केमिस्ट्री के से रिलेटेड, आईआईटी जैम केमिस्ट्री के लिए तैयारी के लिए आपको कौन सी बुक्स चाहिए होंगी या कौन सी बुक्स इससे रिलेटेड हैं, अगर आपको ये डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बुक्स से रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगी। तो तैयारी करने की सीक्वेंस में आप सबसे पहले बुक्स, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, ये सब अरेंज करके रख लीजिए। और मैं तो कहूँगी पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट की हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए। हार्ड कॉपी मैं क्यों बोल रही हूँ, जैसे आप कोई पीवाईक्यू सोल्व कर रहे हैं और सोल्व करते टाइम किसी क्वेश्चन में कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि ये अलग से कॉन्सेप्ट आपको मिला, जो आपके सिलेबस में कवर करवाया गया है उससे अलग आपको कोई कॉन्सेप्ट मिला, तो आप वो नोट कर सकते हैं। फिर आप जब उनको दोबारा रिवाइज़ करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और उसके बाद अगले पॉइंट की बात करें तो वो है स्टडी प्लान। अब स्टडी प्लान में क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स कवर करने हैं। बेसिक्स मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको सबसे पहले फोकस करना है कि जो मेन टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर पूरा आईआईटी जैम की परीक्षा का भार टिका हुआ है, आपको पहले वो कवर कर लेने हैं। उनके बेसिक्स अच्छे से समझ लेने हैं, अपने बेसिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है ताकि आपको किसी टाइप का भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो आप उसको सोल्व कर पाएँ।
तो पहले कुछ महीने आपको अपना सिलेबस कवर करना है, बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना शुरू करना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके दौरान आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिलेबस है वो अक्टूबर तक ख़त्म हो जाए। सिलेबस ख़त्म कभी नहीं होता है। तो सिलेबस ख़त्म होने से मेरा मतलब है कि वो टॉपिक्स जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं वो कम से कम आपके अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएं। जैसे अगर केमिस्ट्री में बात करें तो कोऑर्डिनेशन आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। थर्मोडायनामिक्स जैसे भारी भरकम टॉपिक आपके ख़त्म हो जाने चाहिए। इलेक्ट्रो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ओएमसी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इससे हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो कुछ टॉपिक हैं जिनसे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप उनको कवर कर लीजिए। अगर आप IIT JEM केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि कौन से टॉपिक की कितनी वेटेज है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो उसके बाद स्टडी प्लान्स में आपका अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए और अक्टूबर के बाद चाहे आपका सिलेबस बचे या ख़त्म हुआ हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको हर हाल में क्वेश्चंस लगाने शुरू कर देने हैं। आपको PYQ सोल्व करने हैं। PYQ के बाद आपको ध्यान, जिस भी कोचिंग सेंटर से आपने बैच लिया होगा वहाँ पे आपको कुछ टेस्ट मिलेंगे, तो वो आपको टेस्ट हर हाल में करके देखने हैं। देखिए, जब आप PYQ या टेस्ट करेंगे तो आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा। आपको पता लग जाएगा कि आपने जो सिलेबस कवर करने में रिवाइज़ की हैं चीज़ें, उनमें से बहुत सारी चीज़ें यूज़लेस हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नई पढ़नी पड़ेंगी। कुछ नए कॉन्सेप्ट्स आपको जानने पड़ेंगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। तो जब तक आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा रिवीजन देने से, किस कॉन्सेप्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से आपके क्वेश्चंस इजीली सोल्व हो रहे हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। बल्कि मैं कहूँगी कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बीच में आपने रिवीजन और सिलेबस के बीच में 1 वीक का या 2 वीक का गैप रख दिया, तो आप भूल जाएंगे कि कौन से रिएजेंट्स थे, कौन सी नेम्ड रिएक्शंस थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर आपने एक बार धोखा दे दिया तो ये आपको धोखा दे देगी। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एकदम ऐसा फील करेंगे कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कभी कोई बॉन्ड रहा ही नहीं है। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको हर रोज़ पढ़ना है, चाहे आप 1 घंटे 2 घंटे 15 मिनट कितनी भी देर पढ़ें, लेकिन हर रोज़ आपको बुक्स के दर्शन हर हाल में कर लेने हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है प्रैक्टिस एंड सेल्फ असेसमेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे जब आप सिलेबस कवर कर रहे होंगे तो एक फ़्लो में आप चल रहे होंगे। आपको नहीं पता कि कौन से ऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं जो बार बार PYQs में रिपीट हुई हैं, ऑर्गेनिक के कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको लगाकर, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लगाकर हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये सब चीज़ें आपको नहीं पता लगेंगी। जैसे आपने पूरा रिवीजन कर लिया, आपने पूरा सिलेबस कर लिया, फिर आपको लास्ट में पता लग रहा है, जब आप बैठ गए 3 घंटे आपने अपने आप को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जो आपके फाइनल एग्ज़ाम का रहने वाला है, और 3 घंटे में आपने क्वेश्चन पेपर सोल्व करने की कोशिश की। उस टाइम आपको समझ में आएगा कि जो फिज़िकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल हैं उनमें आप यूनिट कन्वर्जन तो कर ही नहीं पा रहे। आपको नहीं पता कि कोई यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता लगेंगी और लास्ट में ही आपको बहुत दिक्कत देंगी। तो मैं कहूँगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप को कई बार 2-3 बार एक ऐसे इन्वायरमेंट में रखिए जहाँ पर आप 3 घंटे एकदम फोकस्ड होके एक क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, जैसे आप अपने फाइनल एग्ज़ाम में सोल्व करेंगे। तो सबसे अगर हम कंक्लूज़न निकालें तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था। उसके बाद सिलेबस को चेक करना और उसके बाद प्रैक्टिस। जितने PYQ कर पाएँ आप, जितने मॉक टेस्ट दे पाएँ, वही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित करेंगे। तो मेरी तरफ से ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर इसके अतिरिक्त भी आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी उनको सॉल्व करने की। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।